गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल पढ़ लिया था कि जो आग लग जाती है, अलग अलग प्रकार की आग होती है, वो क्या होती है और उसे हम कैसे बुझाते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है टाइप ऑफ कंबशन, कि दहन के कितने प्रकार होते हैं। तो दहन दहन तो आपको पता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, हीट करना, गर्म करना, तो जलना शुरू हो जाते हैं वो। तो एक तरीके का तो आग आपको रोज़ देखते हो, आप एलपीजी सिलेंडर के वाला नॉब ऑन करते हो और फिर लाइटर या माचिस से अपने जो बर्नर है उसके पास तीली लेके आते हो, जलती हो और वो आग जलने लग जाती है। वहाँ पे होता है कि नहीं? और बहुत फास्ट करना पड़ता है हमें, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा आपने बर्नर के पास आपने लाइट अप नहीं किया ज़्यादा देर तक, तो वो इतनी ज़्यादा गैस निकल जाती है कि फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप अकेले कभी भी ये काम ना करें, अपने माता पिता के साथ में ही करें। तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपको जैसे ही आप गैस में गैस जो निकल रही है उसके पास से वो लेके जाते हो माचिस की तीली, तो वहाँ पर गैस जो है वो तेज़ी से जलने लग जाती है। और फिर ऊष्मा और प्रकाश, प्रकाश तो आपको पता है लाइट होती है, बंद कमरे में करके देख लेना या लाइट ऑफ कर देना किचन की, फिर करके देख लेना। तो ऊष्मा भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है। तो इस प्रकार का दहन जो है वो क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है, रैपिड कंबशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तीव्र दहन। क्योंकि आपने बस एक माचिस की तीली दिखाई और लाइट अप हो गया। और माचिस की तीली में भी तो बहुत ज़्यादा ज्वाला होती है। अब आप लाइटर में देखा कभी कितनी छोटी सी चिंगारी होती है, वो बिल्कुल छोटी सी होती है। मतलब उसको सिर्फ इनिशिएट करना है और वो थोड़ा सा इनिशिएशन भी उसे मिल गया, थोड़ी सी शुरुआत भी मिल गई, तो वो अपने आप जलने लग जाती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा? तीव्र दहन। क्या बोलते हैं? तीव्र दहन। तीव्र होता है इंग्लिश में रैपिड को बोलते हैं बेटा, और दहन आपको पता ही है, तो इसका मतलब इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबशन। ठीक है ना? तीव्र दहन। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई? तीव्र दहन क्या होता है? जब हम कोई भी ईंधन है या कोई भी गैस है या कोई भी सामान अगर वो तेज़ी से जलने लग जाता है थोड़ा सा इनिशिएट करने के बाद, तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न किया उसने, तो वो दहन करना शुरू कर दिया, वो ऐसा दहन क्या कहलाएगा? तीव्र दहन कहलाएगा। ठीक है। अब आप एलपीजी सिलेंडर को आप चुपचाप ऐसे ही रखे रहो तो कुछ अपने आप जलने नहीं लगता, ठीक है ना? अपने आप चुपचाप रखोगे, रोज़ किचन में रखा रहता है, कभी ऐसे होता है कि अपने आप गर्म होने लग गया, तो वो ऐसे नहीं होता ना, आपको लाइट अप करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद वो इनिशिएशन करने के बाद बहुत जल्दी होता है, तो रैपिड है। किसी किसी चीज़, किसी किसी जगह पे, किसी किसी सब्सटेंस को अगर ज़्यादा लगता है तो वो स्लो कंबशन की श्रेणी में आएगा, धीरे वाली श्रेणी में आएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के दहन की। दूसरे टाइप का दहन जो होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब होता है बेटा अपने आप, स्व मतलब खुद, अपने आप जलने लग जाना। क्या होता है, कुछ प्रकार के पदार्थ ऐसे होते हैं कि हमने कोई कारण भी नहीं दिया, कोई माचिस की तिल्ली भी नहीं जलाई, कोई लाइटर से भी इग्नाइट भी नहीं किया, इसका मतलब हमने अपनी तरफ से उसको कोई कारण नहीं दिया और वो अपने आप जलने लग गया। ठीक है, तो ऐसा जो पदार्थ होता है उनसे तो बच के रहना चाहिए, इसीलिए ऐसे पदार्थों को बिल्कुल हम क्या करते हैं, जैसे फोस्फोरस, आपको पता है फोस्फोरस जो होता है वो ऐसा ही पदार्थ है कि हल्का सा भी उसको, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत लेस है, तो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है ऐसे पदार्थ जो हैं स्वतः दहन की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वो अपने आप दहन करना शुरू कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये जो है ये फॉस्फोरस भी उसी श्रेणी में आता है। आपने सुना भी होगा वाइट फॉस्फोरस जो बहुत रिएक्टिव था, माचिसों की तिल्ली में इस्तेमाल होता था, तो वो अब बंद कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी आग पकड़ लेता था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्वतः दहन क्या था। स्वतः दहन क्या है बेटा, कि अगर कोई कारण ना मिले तो भी वो क्या हो जाए, अपने आप आग पकड़ ले, तो स्वतः दहन की श्रेणी में आएगा। तो इसका मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वतः को बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। दहन मतलब कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। बात समझ में आ गई? तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप होना, कंबशन मतलब दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। तो ऑक्सीजन तो वैसे ही मिली है, पदार्थ बाहर रखा, अपने आप आग पकड़ लेगा, तो ये सप्ताह दहन की श्रेणी में आएगा। उसके बाद ये सप्ताह दहन कभी कभी आपने देखा भी होगा, कि आपने सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो कोयले की खानों में कई बार आग
पकड़ लेता है, मतलब कोयले के खानों में आग लग जाती है। तो क्यों लगती है वो आग? कोयले की खानों के अंदर जो हम कोयले की जब वो खनन चलता है तो वहाँ पर धूल उड़ती है कोयले की, और वो कोयले की धूल इतना ज़्यादा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है कि वो हल्की सी वहाँ पे गर्माहट होती है, उसी से क्या पकड़ लेती है वो अपना वही तापमान अचीव कर लेती है, और वहाँ फिर अगली शुरू हो जाती है। और कोयला जहाँ पर है और अग्नि लग रही है, फिर तो पूरा कोयला ही क्या हो जाएगा, कोयले की खान जो है वो जलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे हमने पहले भी बताया था, ज़्यादातर जंगलों में आग लग जाती है, वो किस वजह से होती है? या तो ज़्यादा गर्मी हो गई या बिजली गिर गई, बिजली गिरने से भी इनिशिएट हो जाती है। अब ज़्यादातर तो ये जो होती है आग जो है वो गर्मी के कारण सुनी होगी आपने, नहीं तो कुछ हमारी लोगों की लापरवाही की वजह से भी होती है। मानव के द्वारा कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। जैसे कोई मान लो कोई कैंपिंग के लिए गए, बच्चे गए या कोई बड़े लोग गए और वहाँ पे वो कैंप फायर करके छोड़ गए। ठीक है, कैंप फायर हो रही है, जल रही है, हवा चली, वो टुकड़ा उछल के कहीं और चला गया, सूखी घास के पास चला गया, और फिर पूरे ऐसे ऐसे करके पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो जब भी आप जाएं कैंपिंग करके आएँ तो कैंप फायर वाली आग को बुझा कर आएँ, बस इतना ध्यान रखें। थोड़ी बहुत लापरवाही अगर आप छोड़ देंगे तो आप एक तरीके से इन्वायरमेंट की मदद करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार में। तीसरे में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दिवाली पे आप बहुत सारे पटाखे छुड़ाते हो, है ना? तो हल्के छोटे बम भी आते हैं, तो वो कैसे देखते हैं आप? हल्का सा आप उसको इनिशिएट देते हो तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, प्रकाश देते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ हो गई हैं बेटा, ऊष्मा मतलब हीट, प्रकाश मतलब लाइट, और ध्वनि मतलब साउंड। ये तीनों चीज़ें निकलती हैं। ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं विस्फोट। ठीक है ना? तो विस्फोट का मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बेटा एक्सप्लोजन। ठीक है ना? तो एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ है कि वहाँ पर हीट भी निकली है, वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस हुई है और वहाँ पे लाइट भी प्रोड्यूस हुई है। एक साथ तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो वो एक्सप्लोजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगला ज्वाला। ज्वाला मतलब फ्लेम। आपने फ्लेम तो अलग अलग प्रकार की होती है, देखा भी होगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कौन सी आती है? सफ़ेद रंग की ज्वाला आती है। कॉपर को जलाते हैं, कॉपर वायर को जला के देखा है कभी आपने? तार को जला के देख लेना। ठीक है, जला के देखोगे तो हरे हरे रंग की निकलेगी। और रोज़ आप घर में देखते हो, जो आप लकड़ी जलाते हो तो कैसी आती है? पीली ज्वाला आती है। और जो आप रोज़ जो हमारा जो गैस बर्नर होता है, एलपीजी सिलेंडर वाला, एलपीजी को जलाते हैं जब कैसी आती है? नीले रंग की आती है, देखा है ना कभी कभी? तो दिखा भी रखा है, ये देखो जो ऐसी होती है तो ये नीले रंग की है, ये एलपीजी सिलेंडर वाली है। और वैसे है तो ये कौन सी है? मोमबत्ती की येलो कलर की आ रही है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग की ज्वाला होती हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन सा पदार्थ दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाला की संरचना पे। तो ज्वाला की संरचना के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो देख लेते हैं। करा क्या है, ध्यान से देखोगे आप। एक मोमबत्ती जलाई गई और मोमबत्ती की जो ज्वाला है ना, उसके साथ में एक वो रखा गया, कांच की नली या कोई भी नली ले। नली से क्या होगा? स्ट्रॉ मत डाल देना क्योंकि स्ट्रॉ पिघल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो ना पिघले उस आग में, तो वो डाली। और ये कांच की नली ली गई है, होल्डर से पकड़ा है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से, और अब उसके आगे माचिस की तीली रख दी। अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो हुआ क्या है, तो देखो ये हमारे पास माचिस है ना? तो ये माचिस है अगर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, फिर भी यहाँ पर क्यों जलने लग गया? क्या था यहाँ पर? यहाँ पर आग क्यों पकड़ी? यहाँ पे देखो हल्की सी आग दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली दिखाई दे रही है ना? तो ये जो आग दिखाई दे रही है आपको, ये आग क्यों लगी? होता क्या है बेटा, जब हम कोई चीज़ जला रहे होते हैं तो वो जलने से आसपास वो कुछ कण छोड़ते हैं, मौजूद वो वाष्पित हो जाते हैं, उसके कुछ कण जो उसके अंदर पदार्थ होते हैं वायुमंडल में आते हैं, और अगर वो जलते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो इसी वजह से तब क्या किया आपने, जब आपने इसको सॉरी ये जब आप इस ज्वाला के अंदर कर रहे हो तो यहाँ पर वो कण जो है वो वाष्पित होकर इस नली के अंदर आना शुरू हो गए, क्योंकि वो जो कण हैं जो वाष्प बने वो इस नली में आना शुरू हो गए। और जब वो इस नली में आए
और आगे उसे क्या मिल गई, माचिस मिल गई, तो वो फिर यहीं पर क्या करने लग गए, वो ज्वाला उत्पन्न हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किस वजह से हुआ, जैसे मोमबत्ती जलाते हो तो मोम पिघलता भी है, हो सकता है कुछ मोम वाष्पित भी हुआ हो, है ना। तो जो वाष्प बना है, जो पदार्थ वाष्पित हुए हैं वो इस नली में आ गए और इस वजह से वो ज्वाला उत्पन्न होने लग गई। तो ज्वाला जो उत्पन्न होती है वो हमेशा किस वजह से होती है, कुछ वाष्प बन जाते हैं पदार्थों के, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं और वो जलते हैं तब ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इस वजह से कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कोयला वायुमंडल में वैसे कोई कण प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिसके जलने से ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो वो सिंपल ऊष्मा देता है आपको, हीट देता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता, जलता है पर ज्वाला के साथ नहीं जलता, ठीक है ना। देखो दे भी रखा है इसमें कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। यही मैंने आपको बताया था। जबकि मैंने ये बताया था जो कोयला होता है, लकड़ी का कोयला है, वो वाष्पित नहीं होता, इसीलिए उसकी कोई ज्वाला भी नहीं होती, ठीक है। इतनी आपको बात समझ में आ गई कि ज्वाला कब बनती है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि जो एक स्लाइड के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये तो आपने देखा भी होगा, हमारे घरों में ना काजल बहुत बनाते हैं, तो दिए के ऊपर सरसों का दिया जला के और फिर ऐसे ही रख देते हैं कुछ पलटा वगैरह और फिर वो काला काला हो जाता है, उससे शाही बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब ऐसा कुछ करते हैं हम, किसी ज्वाला के ऊपर कुछ रखते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ कण जो होते हैं कार्बन के, वो जले नहीं होते और वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। वो वैसे वायुमंडल में जाने थे, आपने उसी के ऊपर रख दिए, तो वहाँ पर वो जो काला काला हो रहा है, ये ब्लैक आ गया, ये किस वजह से हुआ है, कार्बन के कणों के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है ना, कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन के कण, और इस वजह से वो ये ऐसा स्पॉट, ब्लैक स्पॉट आता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका अगला एक्सपेरिमेंट देखो, इन्होंने एक तार ली है, उस तार को इधर रखा है। अब ये देखो उन्होंने बिल्कुल आखिरी सिरे पर रखा, और आखिरी सिरा होना है बहुत, जो ज्योति का आखिरी सिरा होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर का होता है, तो धीरे धीरे जो रंग बदल लेगा अपना, क्योंकि आपको पता है कि जब गर्म करते हैं तो अलग 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 हो जाता है ना, वो थोड़ा सा गरम गरम सा दिखता है, रेडिश रेडिश हो जाता है। तो इस तरीके का जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत अधिक ऊष्मा प्रदान की गई है मोमबत्ती द्वारा। तो होता क्या है बेटा, ज्वाला जो होती है, हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जलती है तो ये वाला तो होता है थ्रेड, ये तो आपको पता ही है, ये जो काला काला होता है ये तो होता है थ्रेड, ठीक है, सबसे अंदर का भाग है। इसके बाद है ये मध्यम वाला, इसमें थोड़ा थोड़ा दहन होता है। जो इसके बाद ये है बिल्कुल बाहर वाला, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो है यहाँ पर तो जो हो रहा था, यहाँ पर इस बीच में तो हो रहा है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन होता है ना बेटा, तभी पीली ज्वाला या संतरी ज्वाला या रेडिश ज्वाला आती है। जब पूर्ण दहन होता है तो नीली ज्वाला आती है। एलपीजी सिलेंडर की जो ज्वाला आती है देखना, हमेशा नीली आती है। और जब ऐसा होता है ना, या तो आप मान लो जैसे आप रोटी बना रहे थे और आटा उसके ऊपर गिर गया, तो देखना उसकी ज्वाला का रंग, क्योंकि जो ईंधन है वो पूर्ण रूप से नहीं आ रहा, वायु की जो उपस्थिति है वहाँ पे कम हो गई है, या उसके जो छेद हैं बर्नर के वो फिल हो गए हैं, तो इस वजह से जगह नहीं मिल पा रही, तो तब वो देख रहा पीली ज्वाला आएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पूर्ण दहन हो रहा है तो नीली ज्वाला आती है और वो काला नहीं करती अगर, और जो पीली ज्वाला होती है ये अपूर्ण दहन के टाइम पे ही आती है, ठीक है, और काला भी करती है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इस रीज़न की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कैसी ज्वाला है, नीली है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा दहन हो रहा है, पूर्ण दहन हो रहा है, तो ऊष्मा भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे जो गर्म हिस्सा होता है वो ये वाला होता है, जो नीला नीला दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। सबसे अंदर वाला सबसे गर्म है, फिर वो थोड़ा गर्म है, फिर सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ पर है। ये बात समझ में आई। ये वाला है, ये सबसे कम गर्म है, ये वाला है, ये मीडियोकर है, ये वाला जो आएगा जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। इसका मतलब आप यहाँ पर अगर रखोगे छड़ को तो वो ज़्यादा गर्म होगी एज़ कंपेरिजन टू आप अंदर रखोगे तो,
तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ ऐसा करना हो तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सुनार भी होता है, वो कैसे काम करता है वो देखना। ये पाइप जो आपको दिखाई दे रही है ना, इस पाइप, ये जो पाइप है ये एक मेटल की पाइप होती है, इससे वो फूंक मारते हैं स्लो पर, और उनको जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है, किसी को पिघलाना होता है सोने चांदी को, वो इसकी मदद से पिघलाते हैं। ये जो दिया है या जो रख रखा है इन्होंने, इसकी जो लो है इसके अंदर नहीं मार रहे, वो इसके बाहरी सिरे पर मार रहे हैं, तो वो लो जहाँ उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है वहाँ मुड़ जाती है, ज़्यादा वहाँ पर मिलता है। अगर यहाँ पर अंदर मारते तो ये तो कम गर्म है ना, सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पर है, यहीं पर गर्म है, तो सबसे ज़्यादा जो गर्म हिस्सा है उसी को हम वो इस्तेमाल में लेते हैं। ये तो हो गई हमारी ज्वाला कैसी कैसी होती है, कैसा होता है उसके अंदर। अब हम आते हैं कि ईंधन क्या है। ये हालांकि मैं आपको पहले बता चुकी, जो आपको ऊष्मा प्रदान करे वो ईंधन होता है, जो आपको प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है। हमें प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन, ये सब ईंधन है। लेकिन एक आदर्श ईंधन किसे माना जा सकता है? आदर्श का मतलब होता है बेटा एक आइडियल फ्यूल। आदर्श मतलब आइडियल और ईंधन मतलब फ्यूल। आइडियल फ्यूल कौन सा है? सबसे पहला तो वो होना चाहिए सस्ता। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, उसको आसानी से हम ले सकें। पहले तो सस्ता हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? उसको इजीली अवेलेबल मिल जाए, मतलब आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये बात समझ में आई? तो आसानी से उपलब्ध नहीं होगा और आपको शहर जाना पड़े या मुंबई जाना पड़े और फिर आपको मिले, फिर क्या फ़ायदा हुआ? इतना तो खर्चा लग गया आपका। तो एक तो वो खुद भी सस्ता होना चाहिए और दूसरा उसका आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए, आराम से वो हो जाए, वो पूरी हो जाए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? और तीसरा जो है, तीसरा होना चाहिए कि वो आराम से जलता हो। ठीक है ना, वायु में आराम से जलता हो। अगर ऐसा हो कि एकदम से बहुत तेज आग पकड़ लेगा तो आपको तो प्रॉब्लम है, और जल जाओगे कहीं पर। तो वायु में वो इजीली कंबशन करता हो, ठीक है ना, आराम से जलता हो। ठीक है। और फिर ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा देता हो। ऊष्मा नहीं देगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। जले भी अच्छी तरीके से, सस्ता भी है, लेकिन ऊष्मा नहीं दे रहा। रोटी आपकी एक रोटी को पोने में अगर आपको पकाने में 10 मिनट लग रहे हैं तो फिर ऐसे ईंधन का क्या फ़ायदा। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक ऐसा ईंधन हो जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, तो मेरे ख्याल से तो वो तो बहुत ही अच्छा ईंधन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, तो क्लीन फ्यूल हो, जो थोड़ी देर पहले आया था ना, स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ऐसी कोई चीज़ पर्यावरण में ना छोड़े जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो, जीवों को प्रॉब्लम हो, तो पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ठीक है। ऐसी हमने इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब हर एक चीज़ तो ऐसी होना पॉसिबल है नहीं, किसी में कुछ कमी मिलेगी, किसी में कुछ कमी मिलेगी। तो सब पूर्ण आइडियल ईंधन तो अभी तक कोई हो ही नहीं पाया है, क्योंकि किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही। लेकिन सबसे बेटर अगर अभी तक जो है वो, या हम सीएनजी को मानते हैं या एलपीजी को मानते हैं। एलपीजी घरों में इसीलिए डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है, और अभी सीएनजी भी होने लग गई है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल है। अब बात करते हैं ईंधन की दक्षता। दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्षता का मतलब ये होता है बेटा कि उस ईंधन से कितनी ऊष्मा हमें मिलने वाली है। अगर किसी ईंधन के 1 किलोग्राम से हमें पूरा दहन करने पर, मतलब कंप्लीट कंबशन करने से ऊर्जा की जो मात्रा मिलती है, उसे हम उसका ऊष्मीय मान बोलते हैं। इसका मतलब 1 किलोग्राम ईंधन हमें मिल गया, उसको हम जलाएं अच्छी तरीके से, हमें कितनी ऊष्मा मिलेगी उस 1 किलोग्राम से, उस ऊर्जा को वो ऊष्मीय मान बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू बेटा आपकी जो कोई खाने की चीज़ होती है ना, उसमें भी दी जाती हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ये इतनी कैलोरीज की है, मैंने नहीं, जैसे डाइटिंग वाइटिंग करते हैं लोग, या जो ज़्यादा सोच समझ के खाते हैं, वो कैलोरीफिक वैल्यू देख के ही खाते हैं कि कितनी कैलोरीज मिलेंगी मुझे इससे, कितनी ऊर्जा मिलेगी मुझे इससे। तो वो उस तरीके से देख के खाते हैं, तो वो उसका ऊष्मीय मान देख रहे हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देख रहे हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कितना किलो जूल कितने किलोग्राम से मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऊष्मीय मान किसका कितना है। सबका 1-1 किलोग्राम लेंगे अगर हम, ठीक है,
तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं एक एक किलोग्राम के हिसाब से, तो गोबर के उपले का 6,000 से 8,000 है। और सबसे ज़्यादा देखो आप किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत अच्छा फ्यूल होती है, क्लीन फ्यूल होती है, कोई प्रदूषण नहीं करती है वायु में जलने पर। लेकिन वो कहते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को आप ऐसे ही स्टोर करके नहीं रख सकते। हम घर में उसका हाइड्रोजन का सिलेंडर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर हल्की सी भी वायुमंडल में आ गई तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है और वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इसलिए हम इसको सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो स्पेसशिप वगैरह में जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके लिए अपोलो जैसे हुआ था, उसके अंदर हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल इस्तेमाल किया था। उसके बाद हम आते हैं, जैसे मान लो आपका हमारा सीएनजी हमें देखना है, तो सीएनजी कितना अच्छा है, ये 50,000 दे रहा है, और एलपीजी कितना देता है, 55,000 देता है। ऊष्मा के हिसाब से एलपीजी इज़ बेटर देन सीएनजी, ठीक है ना। तो वो ऊष्मा ज़्यादा दे रहा है, तो ऊष्मीयमान एलपीजी का सबसे ज़्यादा है, इसीलिए घरों में एलपीजी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमें तो उससे काम लेना है। लेकिन ईंधन के दहन से हमें प्रॉब्लम क्या है, कि ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम ये है कि जब हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो वायुमंडल में वो कुछ ऐसे सब्सटेंस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से लकड़ी या कोयला या पेट्रोल किसी को भी जलाएंगे तो वहाँ पर बिना जले कार्बन कण, जो भी थोड़ी देर पहले बताया ना, काला काला हो जाता है। तो वो जो काला काला होता है वो कण तो इकट्ठे होके काला काला कर रहे थे, अगर वो पूरे वायुमंडल में ऐसे ही फैलते हैं जब हम लकड़ी जलाते हैं तब, तो ऐसे श्वास रोग करवा सकते हैं। तो श्वास रोग मतलब हमारे श्वसन में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को दमा की दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा क्या होता है कि अगर उनका अपूर्ण दहन हो, पूर्ण दहन होगा तब तो CO2 बनती है सी से, ठीक है ना। लेकिन अगर अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन जो होता है वो जल्दी ही अपना ऑक्साइड CO में चेंज हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। कभी सुना भी होगा आपने, बंद कमरे में और अगर कोयला जल रहा हो या अंगीठी हो तो आपको बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, खुले दरवाजे कर दो या आप उसमें सो ही मत, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून के हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और फिर वो हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देती है। फिर वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले पाते और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, और फिर हम मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब, बस आप समझ गए होंगे क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उत्पन्न हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए ऐसी अवस्था कभी भी ना लेके आए। तीसरा क्या होता है बेटा, जो हमारे में आजकल बहुत चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, कहीं पर बाढ़ आती है बहुत ज़्यादा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये वातावरण के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इंक्रीज़ हो रहा है पृथ्वी का तापमान, तो ये सबसे बड़ा रीज़न इसका है, सबसे बड़ी गैस जो इसके अंदर प्रभाव डाल रही है वो है CO2। और CO2 किस वजह से निकल रही है, क्योंकि हम लोग ईंधन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है। अगला क्या है, जब हम ये कोयला या डीजल जलाते हैं तो अब जो डीजल होता है उसके अंदर होता है सल्फ़र, ठीक है ना, तो वो क्या बनाता है, SO2। पेट्रोल होता है तो वो बनाता है NO2 या NO3, और इसको पानी में मिला तो ये क्या बनेगा, पानी के साथ मिलते ही H2SO4, मतलब बारिश हो रही है मान लो और वायुमंडल में SO2 है तो वो क्या बना देगा, H2SO4, और अगर ये हुआ तो ये क्या बना देगा, HNO3। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही एसिड हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो जब बारिश का पानी इन ऑक्साइड से मैच करता है, इनसे मिक्स होता है, तो ये एसिड्स बना देते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे बारिश जिसके अंदर जो pH है वो नीचे चला जाता है 5.6 से नीचे, अगर इतना नीचे चला जाता है 5.6 से नीचे, तो हमारी वो बारिश जो है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। ये अम्लीय वर्षा जो होती है ये हमारे पौधों के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारी भूमि के लिए बहुत खतरनाक है, वो उसका उपजाऊपन ख़त्म कर देती है, ठीक है ना। जो आपने ताजमहल का रंग जो सफ़ेद से पीला पड़ गया था वो भी किस वजह से था, अम्लीय वर्षा से था। बेटा आई थिंक सारा हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है, हमने इजीली इसको स्टडी किया है, बहुत आराम से करा है। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू बेटा।